नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव और मुद्दा के संग के साथ स्टूडियो में मैं रंजीत। पिछले 4 महीने में पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से 3 लाख से अधिक लोग 31 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और इसमें 2,18,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में इसके आंकड़ा बताए तो 31,000 से अधिक लोग इसकी चपेट में है और 1,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। लॉकडाउन का आज 37वां दिन है और 36वां दिन है और जो केंद्र सरकार ने की योजनाएं बनाई हैं, राज्य सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन समस्याएं वही है। आज भी जो प्रवासी मजदूर है वो फंसे हुए हैं, उनको काफ़ी तकलीफें हो रही है। हालांकि इस बीच जो है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह आग्रह किया है कि जून महीने में जो एक राष्ट्र एक राशन की व्यवस्था की बात कही जा रही थी, उसको लॉकडाउन पीरियड में लागू कर दिया जाए ताकि पूरे राष्ट्र में अलग अलग राज्यों में फंसे जो मजदूर वर्ग है, गरीब वर्ग है, उनको फायदा पहुंच सके। असम सरकार ने कल एक बैठक की थी। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 29 अर्थशास्त्रियों के साथ बैठकर एक परामर्श लिया था कि इस संकट की घड़ी में अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए। तमाम राज्य सरकारें कोशिश कर रही है और पूर्वोत्तर भारत में अब तक हालात कंट्रोल में है, लेकिन केंद्र सरकार से जो सूचनाएं आ रही है, जून और जुलाई महीने में संक्रमितों की संख्या एक साथ में काफ़ी बढ़ सकती है। असम सरकार खासकर स्वास्थ्य विभाग जो इसको लेकर सतर्क है। असम बंगाल सीमा जो है धुबरी में श्रीरामपुर बॉर्डर है, ऐसे तमाम इलाकों में पैनी नज़र रखी जा रही है क्योंकि पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमितों की संख्या काफ़ी बढ़ी हुई है। क्या और किया जा सकता है अर्थव्यवस्था को लेकर, और जो प्रवासी मजदूर असम के अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं उनका भी कुछ अनुरोध है। अरुणाचल में भी फंसे हुए हैं, क्या किया जा सकता है, कैसे एक हल ढूंढा जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस के प्रवक्ता रमन झा, भाजपा के उपाध्यक्ष विजय गुप्ता और ये आज हमारे साथ चेयरमैन असम फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के चेयरमैन के तौर पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जो RS जोशी जुड़ रहे हैं, फिनर के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। हमारे साथ बहुत जल्द प्रसेनजीत जुड़ जाएंगे, प्रसेनजीत विश्वास प्राध्यापक नेहरू से। और हमारे साथ गुजरात में फंसे हुए जो मजदूर वर्ग है सूरत में, विजय खामोन वो हमारे साथ जुड़ेंगे। कामगार है, वो एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री में काम करते थे, वो कुछ असम सरकार से कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और हमारे कई रिपोर्टर्स अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। मैं विजय गुप्ता, चेयरमैन असम फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, आपसे शुरू करना चाहता हूं। कल मुख्यमंत्री ने अर्थशास्त्रियों से सलाह मशविरा किया था, एक प्लान की बात कही गई है। क्या किया जा सकता है, अभी आगे लड़ाई और लड़ी जाएगी ये? देखिए, जहाँ तक कोरोना से जंग की बात है वो तो सर्वविदित है, इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशंस भी हो गए हैं। साथ साथ 2 संकट हमारे सामने है, एक तो कोविड-19 का संकट है और साथ साथ जो इकोनॉमिकल आर्थिक जो अवस्था है उसके बारे में भी वो चिंतनीय है। तो निश्चित रूप से जो कल हमारी माननीय मुख्यमंत्री के साथ में अर्थशास्त्रियों की बैठक हुई थी, उसमें हमने कुछ रोड मैप तैयार किया है। और स्वाभाविक रूप से देखिए कि असम, विशेषकर जब हम असम की बात करें तो असम एक जो है उपभोक्ता स्टेट है, कंज्यूमर स्टेट है और इम्पोर्टिंग स्टेट है। और जहाँ तक इकोनॉमी की बात जब हम करते हैं तो उत्पादक, उसके बाद वितरक और तीसरा जो होता है उपभोक्ता, इन तीनों के बीच कैसे इकोसिस्टम हम मेंटेन कर सकें और कैसे हम सिस्टम अपने को दुरुस्त कर सकें, वो बहुत ज़रूरी है। केंद्र से निश्चित रूप से हमें कंसेशन चाहिए, फैसिलिटीज़ चाहिए, फंड चाहिए, हेल्प चाहिए। ये सारी चीज़ें मिल सकती है और कैसे मिलेगी उसके मैं आपको डाटा वाइज में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि लोकल इंटेलिजेंस एंड लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस विद द ऑनेस्टी, विद द डिसिप्लिन, विद द ट्रांसपेरेंसी एंड विद द अकाउंटेबिलिटी, तभी हम जाकर के अपने इकोनॉमी को दोबारा रीस्टार्ट कर सकते हैं। और देयर इज नो डाउट कि देयर इज ए नीड ऑफ द रिफॉर्म आल्सो, हम उसको रिफॉर्म करना पड़ेगा, तभी हम रीजनरेट कर सकें या जनरेट कर सकते हैं। स्वाभाविक रूप से हम चाहेंगे कि आज ऐसी आर्थिक अवस्था में हम आज ही सब कुछ कर दें, वो संभव नहीं होगा। इसके लिए 3 जो है फार्मूले पे हमारी सरकार काम कर रही है, चाहे केंद्र सरकार कहिए या असम सरकार, कि हम ग्रेजुअल जाएंगे, ग्रेजुअली धीरे धीरे हम करेंगे फेज़, और दूसरा फेज़ वाइज हम करेंगे और कैलिब्रेटेड वे में ही हमको ये सारी चीज़ें को करनी पड़ेगी, तभी हम इकोनॉमी से जुड़ सकते हैं। असम में
हमारा फोकस है कृषि और ग्राम अर्थनीति। अगर इस दो पे अगर हम ध्यान नहीं देंगे, और विशेषकर तो असम या पूरे भारतवर्ष को कहिए तो कृषि प्रधान देश है, और जहाँ तक कृषि की जीडीपी कहिए या कृषि में बहुत ही हमें आर्थिक उन्नति बहुत हम पीछे हैं, तो उसको अगर हम आगे लेकर के बढ़ेंगे तभी हमारा जो है अर्थनीति को हम उबार पाएंगे। और दूसरा एक सेक्टर है एमएसएमई। एमएसएमई में आज देखिए कि जितना कुछ करना चाहिए था निसंदेह रूप से वो नहीं हुआ है। जो स्मॉल बिजनेसमैन है, मीडियम बिजनेसमैन है, क्षुद्र उद्योग है, उनको आज सख्त से सख्त जो है लिक्विडिटी की ज़रूरत है। और क्रेडिट जो ग्रोथ रेशियो था वो भी देखिए आज 6% हो गया, जबकि लास्ट ईयर में 14% था। बैंक ने, रिजर्व बैंक ने 2-3 बार रेपो रेट को भी चेंज किया। अल्टीमेटली जो सुधार होने चाहिए थे वो बैंकों के माध्यम से नहीं हुए, इसलिए अब आवश्यकता है कि एनबीएफसी के माध्यम से जो है किस तरीके से हम लिक्विडिटी को पंप करें। वैसे आरबीआई ने 2-3 बार ये भी किया, टेंडर वगैरह भी किया है, लेकिन लोग आए नहीं। इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि सब कुछ करने के लिए हमें 2 मेजर, लॉन्ग मेजर एज वेल द शॉर्ट मेजर। लॉन्ग मेजर में निश्चित रूप से हमें देखिए ध्यान देखिए कि आज इफेक्ट अगर आप देखिए तो कॉमन सिटीजन पे इफेक्ट है, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ पे इफेक्ट है, आज फार्मिंग पे इफेक्ट है, टूरिज्म इफेक्टिव हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गया, हॉस्पिटलिटी हो गया, बैंक्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड 40 मिलियंस जॉब लॉस होगा। और असम में वैसे भी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो स्वाभाविक रूप से असम एक ऐसा देश, स्टेट है जहां हम हार्टिकल्चर कहिए, एग्रीकल्चर कहिए या एग्रेन इकोनॉमी को हम डेवलप कर सकते हैं। अब डेवलप करने के लिए स्वाभाविक रूप से इकोसिस्टम मेंटेन करना पड़ेगा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल गवर्नमेंट को ठीक से काम करनी पड़ेगी। और कहाँ से फंड आएगा वो मैं आपको पीछे बताऊंगा। जी हाँ, कि किस तरीके से हम ये इस पर शुरुआती चर्चा है। करेंगे, हाँ। चूंकि हमें जो प्रवासी मजदूर है असम से बाहर है या पूर्वोत्तर से बाहर है, उनको लाने की थोड़ी देर पहले हमारे वित्त मंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बाहर जो हमारे लोग फंसे हुए हैं उनको लाने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन जो कामगार है, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो गई क्योंकि काम बंद है। गुजरात के सूरत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय खामोन, वो एक कारीगर है और असम के बहुत सारे लोग वहाँ पे जो कारीगर है वो फंसे हुए हैं। विजय, आप लोग कितने लोग हैं और असम के किस हिस्से से गए हुए हैं, और अभी आप लोग की जो मेन समस्या है वो क्या है? मैं असम का हूँ और डिब्रूगढ़ जिला का, और डिब्रूगढ़ क्वांग थाना है, हम सेंसुआपुरी का है। हम लोग गुजरात सूरत में रहते हैं। जी, आप सूरत में रहते हैं और किसी फैक्ट्री में काम करते हैं आप लोग, कसीदे का काम जहाँ पे होता है। आप लोग टोटल कितने लोग हैं? और इस वक्त आपने बताया था, कार्यक्रम से पहले हमें बताया था कि आप जो किराए के मकान में रहते थे वहाँ से आप लोग को निकाल दिया गया है, अभी आप फैक्ट्री में ही रह रहे हैं, तो खाने पीने की व्यवस्था क्या है और कैसी तकलीफों से गुजर रहे हैं आप लोग? आप अगर असमिया में बोलना चाहे तो असमिया में भी बोल सकते हैं। हम रूम से निकल गया और हम लोग अभी जहाँ काम करता था कंपनी में, वहीं पे हम लोग सो जाते हैं और वहीं पे खाना बना शॉर्ट के ऊपर बनाते हैं। और हम लोगों का सेट भी दिया था खाने पीने का थोड़ा, लेकिन वो धीरे धीरे अभी खत्म होने वाला है और 2-4 दिन के लिए है। पैसा भी किसी का पास नहीं है, वो खत्म होने वाला है। और हम लोग का मतलब एरिया से दुकान बाजार बहुत दूर है, तो हम लोग मतलब जब जाता हूँ तो दुकान बंद हो जाता है। सुबह 8 बजे वहाँ पे दुकान सब बंद हो जाता है। वहाँ के लोकल आदमी जो रहता है ना, वो लोग लाइन में रह जाता है, हम लोग को मिलता नहीं है कुछ भी। जी हाँ, तो और अपना जी हाँ, आप, मैं समझ रहा हूँ, लोकल लोग पहले लाइन में लगते हैं और आप जहाँ पे फैक्ट्री में रह रहे हैं वहाँ से दुकान बहुत दूर है, तो निश्चित तौर पर आपको कई घंटे तक वहाँ पे खड़ा होने के बावजूद भी राशन नहीं मिल रहा है। ऐसे में आप असम सरकार से क्या अपील करेंगे? आप अगर असमिया में बोलना चाहे तो असमिया में भी बोल सकते हैं, मैं एक बार फिर कहता हूँ। মই এইটোৱে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, আমাক অসম চৰকাৰে সহায় কৰক, অলপ আমাক ইয়াৰ পৰা নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। আমি বহুত কষ্ট পাইছোঁ ইয়াত, কষ্ট মানে বহুতেই কষ্ট পাইছোঁ, কিয়নো আমাৰ যি কোম্পানীত যিবোৰ পানী আহে তাত নিমখীয়া পানী, খাব বাৰু নোৱাৰোৱে, গা ধুলেও মানে বহুত অলপ প্ৰব্লেম হয়, কিন্তু খোৱা পানী কিনি খাওঁ। जी आप जो बोल रहे हैं समझ रहे हैं, आपको पीने के पानी की भी तकलीफ है। मैं प्रोड्यूसर से वो जगह दिखाने के लिए बोलूँगा जहाँ पे वो गुजरात में जहाँ पे रह रहे हैं आपके साथियों को, उनके साथी जो है वो
किस तरह से वहाँ पे दिन गुजार रहे हैं, वो मुश्किलों में है। विजय, मैं आपसे एक बार फिर जानना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं आप असम से, कम से उस फैक्ट्री हम में? लोग अभी अभी हम लोग का साथ में अभी कम से कम 32 लोग है, 30-32 आदमी हो हम लोग। गुजरात में तो लेकिन कोरोना वायरस का संक्रमण काफी ज्यादा है, ऐसे में आप लोग को डर हाँ नहीं हाँ, लग रहा इसके है? लिए हम लोग ज्यादा डर रहा है कि हम लोग का किसी का भी लग जाएगा कोरोना, क्योंकि हम लोग को तो इतना ट्रीटमेंट भी नहीं मिलेगा ऐसा लगता है, क्योंकि अपना एरिया ऐसा है। बट इसके लिए हम लोग ज्यादा डर रहे हैं और रिक्वेस्ट करता है कि हम लोग को यहाँ से ले जाए। जी हाँ, मैं आपको अभी एक सूचना देना चाहता हूँ विजय, आपके जितने साथी हैं उनको बताइएगा। अभी थोड़ी देर पहले असम के वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने कहा था कि हम इस बारे में विचार कर रहे हैं, हमारे जो लोग बाहर फंसे हुए हैं उनको लाने की व्यवस्था की जा रही है। तो निश्चित तौर पर हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से भी असम सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं। हमारे साथ भाजपा के उपाध्यक्ष जुड़े हुए हैं और चेयरमैन है आप असम फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के। ये जो लोग वहाँ पे कारीगर वहाँ पे फंसे हुए हैं, हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा है कि फेज वाइज सोचेंगे, लेकिन जिन जिन जगहों में ज़्यादा इफेक्ट है वहाँ से थोड़ा हमें सावधानी बरतनी होगी। फिर भी वो विजय जो कह रहे हैं, सूरत में रह रहे हैं, वो विजय जो कह रहे हैं कि 2-4 दिन के बाद उनके पास राशन की भी कमी हो जाएगी और पेयजल की भी किल्लत हो रही है, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से देखिए, ये मानवीय दृष्टिकोण से हमें विचार करना पड़ेगा। हमारे ही स्टेट के लोग हैं या कहीं के भी लोग हों, पहले तो उनको फूड देने की व्यवस्था केंद्र सरकार जरूर नहीं करेगी। गुजरात सरकार से भी इस संदर्भ में बातचीत की जाएगी कि खाने का उनको कोई तकलीफ ना हो। और जहाँ तक गुजरात से यहाँ आने की बात है, फेज़ वाइज के अंदर में आप जैसा देखा ही आपने कि अभी कोटा से हमने विद्यार्थियों को लेकर के आया और इंटर स्टेट के साथ साथ इंट्रा स्टेट भी जो है मूवमेंट शुरू होगा। फेज़ वाइज ही कर पाएंगे, ऐसे लोगों को रजिस्टर्ड करके हम लेकर के आएंगे और लेके आने के बाद स्वाभाविक रूप से उनको क्वारंटाइन जो है या उनको आइसोलेट वार्ड में रखना पड़ेगा 14, 15 या 21 दिन जो भी। अब तो पीरियड भी बढ़ रहा है, 14 की जगह में 20 दिन। तो निश्चित रूप से इनकी उचित देखभाल करने के लिए गुजरात सरकार और असम सरकार दोनों ही प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी। ये मैं आश्वासन उनको भी देना चाहता हूँ, जनता को भी देना चाहता हूँ। मैं आपको ये सूचना दे दूँ कि अरुणाचल प्रदेश के जो छात्र हैं देहरादून में, काफ़ी छात्र है, लगभग 300 से 400। अरुणाचल प्रदेश की सरकार तो देख ही रही है और उत्तराखंड सरकार भी उनकी मदद कर रही है और इस तरह से उनकी मदद की जा रही है। वहाँ पे वो छात्र हैं इसलिए शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे कारीगर असंगठित क्षेत्र के जो उनको बहुत मुश्किलें हो रही है। मुश्किल तो चांगलांग, अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग में एक मेले में गए थे, तिनसुकिया डिब्रूगढ़ के कम से कम 27-28 व्यवसायी, छोटे छोटे व्यवसायी वहाँ पे गए थे और आप तस्वीरों में देख सकते हैं लॉकडाउन के चलते वहाँ पे फंस गए हो, ना आ पा रहे हैं ना जा पा रहे हैं। बार बार वो प्रशासन से भी, तिनसुकिया प्रशासन से भी मदद की मांग कर रहे थे और इस तरह से वो दिन गुजार रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने कहा ही है कि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कामगारों को लाया जाएगा। मैं एक जो है एक समाज सेवी है और महिला परिषद की अध्यक्ष भी है, उन्होंने भी कहा है कि हमने डीसी से कई बार गुहार लगाई है। एक बार उन्होंने क्या कहा था सुना लेते हैं आपको। देवी, समाज सेविका, अध्यक्ष अखिल असम हिंदीभाषी महिला मंच। मैं आपके चैनल के माध्यम से असम सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे जो 27 लोग चांगलांग जिले के उन्नाव में फंसे हुए हैं उनको यथाशीघ्र असम में लाने की व्यवस्था की जाए। वो लोग छोटे छोटे व्यवसायी हैं, फेरी लगाते हैं और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत वो लोग उन्नाव मेले में भाग लेने के लिए गए थे विगत 22 मार्च को। लेकिन लॉकडाउन अचानक हो गया और वो लोग वहीं रह गए, उनके परिवार यहाँ हैं और वो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। उनसे हमारी संपर्क 29 तारीख को हुई। उनसे संपर्क होने के बाद मैंने एडिशनल एसपी तिनसुकिया से बात किया, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया हमें। उन्होंने एक नंबर दिया, डीएसपी इंचार्ज पिटुल चेतिया सर, उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया। इसके बाद हमने काफ़ी भागदौड़ किया लेकिन कोई रिजल्ट आया नहीं। मैंने डीसी तिनसुकिया को फ़ोन किया, उन्होंने बोले आप एप्लीकेशन लगा दो। मैंने एप्लीकेशन लगाया, तब से फुटबॉल खेलने का कार्यक्रम चालू हो गया। कभी एसडीओ सदिया से बात करिए, कभी एसडीओ मार्गेटा से बात करिए, कभी डुमडुमा सर्कल से बात करिए। यहाँ से फॉरवर्डिंग लेके हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से फॉरवर्डिंग लेके वहाँ जा रहे हैं और निष्कर्ष आपके सामने है। अभी तक हम दर दर भटक रहे हैं, वहाँ वो फंसे, यहाँ उनके परिवार परेशान हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। तो हम आपके चैनल के माध्यम से
असम सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जैसे उन्होंने स्टेप लिया, जो अंदर स्टेट लोगों को अपने घर पहुंचाया गया, उसी तरह से जो हमारे आसपास स्टेट में लोग फंसे हैं उनको लाने की जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए। तो गुजरात के बाद हमने दिखाया अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग में छोटे छोटे व्यवसाय, वहाँ पे जो हाट लगाने जाते हैं वो लॉकडाउन के चलते फंस गए थे। ऐसी ही तस्वीरें बहुत जगह से आ रही है, हम दिखाएंगे। जी एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो है ना, देखिए ये जो वर्कर्स हैं ना, निश्चित रूप से इनके वर्क प्लेस अलग अलग हैं, और अगर देखा जाए तो इकोनॉमी का जो फॉर्मल इकोनॉमी और इनफॉर्मल इकोनॉमी 93% जो है इनफॉर्मल इकोनॉमी के वर्कर्स हैं, इसलिए इन वर्कर्स को ऊपर में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो भी संबंधित सरकारें हैं उनका ये जो है ना बहुत ही संवेदनशील होकर के इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से असम सरकार तो इसको कॉग्निजेंस में लेकर के हम इस पर काम शुरू जी हाँ, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी केंद्र को एक सलाह दी थी कि एक ऐसी नीति बनाए कि सभी, ये केंद्र का दायित्व होना चाहिए कि राज्यों में जो मजदूर फंसे हुए उनके लिए कॉमन एजेंडा होना चाहिए। वो इनसिक्योर फील करेंगे तो गड़बड़ होगा। जी हाँ, बिल्कुल। और हम प्रसन्नजीत विश्वास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्राध्यापक है ये नेहरू के। प्रसन्नजीत, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। लॉकडाउन का क्या बोले, अब लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है और हम कह नहीं सकते कि आगे क्या स्थिति होगी, लेकिन एक बात साफ हो गई कि जो केंद्र के साथ ही राज्यों की जो आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक स्थिति है, वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। क्या कहेंगे? ध्यान में लेना पड़ेगा चलाने का सब ये काम का। प्रसेनजीत से हम शायद तकनीकी वजह से जुड़ नहीं पा रहे हैं, हम बहुत जल्द फिर से जुड़ेंगे। हमारे साथ RN जोशी जुड़े हुए, फिनर के RS जोशी, पूर्व अध्यक्ष फिनर के। असम की बात करें जोशी जी, तो मुख्यमंत्री ने अर्थशास्त्रियों से सलाह ली, वो भी 35 दिन बाद, और देर है दुरुस्त है कहेंगे, एक रोड मैप भी तैयार किया गया है। और आर्थिक स्थिति जो है अभी पूर्वोत्तर भारत की या पूरे देश की कहें तो इससे उबरने के लिए कैसे कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, इस तरह की स्थिति की जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, उस तरह की स्थिति आज से हमें फेस करनी पड़ रही है। तो इसके अंदर में जो ऑर्डिनरी जो हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है वो सारी चीज़ें काम नहीं करेगी। अब तो आउट ऑफ बॉक्स सोचने की बात है। अभी कोई भी पैरामीटर्स कि भाई ये रेशियो ठीक नहीं होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, उन सब को छोड़ के, और दूसरा देखिए हर चीज़ का एक कैलिब्रेटेड अप्रोच लेना पड़ेगा। और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का मैं अभिवादन करना चाहता हूँ, हमारे जो कोविड के जो वॉरियर्स हैं उनका अभिवादन करना चाहता हूँ कि देखिए कि जो इस स्थिति में जो हो सकता है हम लोग सही स्थिति में जा रहे हैं। बहुत बड़ी मुश्किल है और सोसाइटी के हर क्षेत्र को, हर अंग को, मैं तो कहता हूँ हर व्यक्ति को अपना अपना उसके अंदर में सेक्रीफाइस देना ही पड़ेगा, उसी से हम लोग उभर सकेंगे। देखिए, एक तो हमें संसाधन चाहिए, तो संसाधन के लिए एक राज्य स्तर पे और केंद्र के स्तर पे दोनों तरफ से व्यवस्था करनी पड़ेगी। केंद्र की जो स्थिति है अभी पिक्चर आ नहीं रही है, लेकिन देखिए एक तो उनके रेवेन्यू के जो सोर्सेज हैं उसमें ड्रास्टिक फॉल हुआ है कि उसके अंदर में आ नहीं रही है, और जो खर्चे हैं वो इतने ज़्यादा उनको, क्योंकि अभी तो देख नहीं सकते ना कि हम लोग क्या करें, बजट वगैरह सारे एक्सरसाइज अभी माने बजट और कैश फ्लो हैज़ गॉन हेवायर। न केवल सरकार की बाकी सभी व्यवस्थाओं की, जो उद्योग क्षेत्र है वो बुरी तरह प्रभावित है। हमसे उम्मीद है कि भाई हम लोग बिना काम करवाए लॉकडाउन में भी पूरी सैलरी दें, लेकिन कैश फ्लो हमें परमिट नहीं करता। ऐसे ही बाकी जो आदमी काम करते हैं उनके अंदर में किसी भी तरह की कटौती होती है कि उनके पहले से ही रिसोर्सेज बहुत कम है, तो हमें एक टोटलिटी में एक निर्णय लेना पड़ेगा कि हर आदमी को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। संसाधनों की बात है तो देखिए अब ये आउट ऑफ बॉक्स वाली बात मैं कह रहा हूँ, सरकार के पास में और सरकार के कई उपक्रमों के पास में इतनी ज़्यादा असेट्स हैं जिनको मोनेटाइज करने की ज़रूरत है अभी। उसके अंदर में चाहे वो लैंड हो चाहे और कोई संसाधन हो, उनको मोनेटाइज करके उसके कई इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, वो हम लोग इकोनॉमिस्ट से या जो भी
प्रोफेशनल्स हैं उनसे बात करके भाई बाई वे ऑफ बॉन्ड इशू करें या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सॉवरेन बॉन्ड करें, बाहर से पैसा लाएं। एक संसाधन का जो रोड़ा है वो अटकना नहीं चाहिए, हमें आउट ऑफ बॉक्स उसकी सोचनी चाहिए। फिर कैसे खर्च करें, अब देखिए खाली जान है, ये एकदम सही बात है, प्रायोरिटी जान है, लेकिन इक्वली इम्पोर्टेंट जहान भी हो गया, क्योंकि अगर दोनों को साथ साथ एक दूसरे को अब सप्लीमेंट करना पड़ेगा। टाइम आ गया, खाली एक चीज़ जान है तो जान खाली बिना जान के नहीं रह सकती, वो दोनों को अब कैलिब्रेटेड थोड़ा थोड़ा ओपन अप करके जहाँ जहाँ कैसे कुछ करें अर्थव्यवस्था में। और दूसरा देखिए एक जो खुलापन है, आदमी को अभी आप छूट देनी पड़ेगी उद्योग को कि भाई आप उत्पादन करो, आपके ऊपर में किसी तरह का इस तरह की पाबंदियां नहीं होगी, आप खुल के काम करो, आप चिंता मत करो कि आपके ऊपर में कल क्या होगा। अभी भी तो सारी चीज़ें स्टैंड स्टिल है, कुछ भी तो नहीं हो रहा है। तो सरकार को चाहिए कि इस मौके का फ़ायदा उठा के कि माने जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, कुछ इस तरह के हम लोग रेडिकल क्रांतिकारी ऐसे परिवर्तन करें, ऐसे रिफॉर्म करें। बहुत सारे अब देखिए अनएम्प्लॉयमेंट की गुप्ता जी ने बताई, आपने बताई, एक बहुत बड़ा इशू है ये, बिना लॉकडाउन के भी बहुत बड़ी समस्या है। लॉकडाउन में ये चाहिए कि ये इस तरह के जो रेस्ट्रिक्टिव लेबर लॉज है उनको एक बार हम साइड कर दें, दरकिनार कर दें, कि जो भी उद्योग या वाणिज्य या जो भी उनको रखना चाहता है, एम्प्लॉयमेंट देना चाहता है, उनको छूट दी जाए कि जब तक आपके पास काम है आप उनको काम दीजिए। अगर किसी तरह की आपको असुविधा हो तो आप उनको ले ऑफ कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। देखिए इस तरह, अदरवाइज आज लोग बाग दो बार सोचेंगे कि भाई मैं इनको रख लूँ और कल मैं इसको छोड़ नहीं पाऊंगा, तो कैसे आदमी हिम्मत नहीं करेगा। तो अभी ये आउट ऑफ बॉक्स सोचने की बात है। इकोनॉमी में एक सबसे बड़ी बात हमारे इंडिया में क्या है, देखिए हम लोगों में टॉलरेंस है। किसी यूरोपियन कंट्री में या अमेरिका में एक दिन के लिए कुछ ऐसा हो जाए तो वो आउट ऑफ सब चले जाते हैं। हमारे यहाँ 1 साल अकाल पड़ गया तो भी हम सहन लेते हैं, 2 साल पड़ गया, 3 साल पड़ गया तो भी हम सहन कर लेते हैं। तो देखिए लोगों का अभी है कि भाई उनको रियलाइज हो गया कि हम लोग सही में प्रॉब्लम है, लीडरशिप की ईमानदारी है, हम लोग एक सही तरह से लीडरशिप की ईमानदारी की बात करें, मैं आपको रोक रहा हूँ। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रमन झा जुड़े हुए हैं। रमन झा जुड़े हुए हैं और रमन झा से मैं सवाल करूंगा। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, असम प्रदेश के अध्यक्ष रिपुन बोरा कहीं दिखाई नहीं दे रहे, हो सकता है आपको मालूम हो कैसे काम किया जा रहा है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। नहीं, रिपुन बोरा तो है, आपको यहाँ दिखाई नहीं, और राज्यसभा सांसद भी हैं और उसके हिसाब से वो बहुत माने अधिकतर समय दिल्ली में रहते हैं और लॉकडाउन में उनके लिए भी है। अब लॉकडाउन तो उनके लिए भी है, वो फंसे हुए हैं दिल्ली में। उनके लिए, आपके लिए नहीं है? नहीं, मेरे लिए भी है, उनके लिए भी है और सब आपके लिए भी, सबके लिए। तो जहाँ उनको उनके निर्देश पे, उनके दिशा निर्देश पे ही काम हो रहा है और जहाँ भी कांग्रेस के कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं वो उनके दिशा निर्देश पे काम कर रहे हैं। अभी भी आप देखेंगे कुछ बीच में आए भी थे जब वो, तो जो फंसे हुए हैं वो आ नहीं सकते, लेकिन जहाँ से जो काम होता है वो कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और आपको अगर जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो आप उनसे बात कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। आर्थिक स्थिति जो इस वक्त है, रही, इस पर आप... हाँ, मैं आर्थिक स्थिति का ही बात कहूँगा कि देखिए देश में आर्थिक स्थिति अभी क्या है, आने वाले दिन में आर्थिक स्थिति और भी भयावह होने वाला है। कारण उद्योग जो है सो आपका अभी बंद पड़ा हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग तो हो नहीं रहा है, आपके पास जो स्टॉक है वो ख़त्म हो रहा है। लोगों को आने वाला दिन में जो आपका जो कंज्यूमर आइटम्स बहुत सारी चीज़ है उसकी कमी जो है, अभाव आने वाले दिन में मिलेगा। अभी आप चले जाइए बाज़ार में तो बहुत सारे जो कंपनी है उसके जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, जैसे आपका टूथपेस्ट हो गया, ब्रश हो गया या बहुत कुछ चीज़ है जो पैकेजिंग फूड्स है, ये आपका उसका अभाव शुरू हो गया है। और जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो एक चीज़ आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन में ही लेबर पैदल अपने गाँव की तरफ जा रहे हैं, तो जब खुलेगा तो बहुत सारे लेबर अपने गाँव की तरफ जैसे भी वो एक बार चले गए, तो नहीं लगता है मुझे कि उद्योग जहाँ जहाँ उद्योग है वहाँ आसानी से लेबर अभी उपलब्ध हो पाएगा। ये भी एक समस्या है जो सरकार को उस पर सोचना चाहिए। और आर्थिक नीति की सरकार अभी कुछ दिन पहले सरकार कर रही थी कि हमारी आर्थिक नीति बहुत मजबूत है, आरबीआई के गवर्नर भी कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से ये कोरोना वायरस जब आया है, ये प्राकृतिक आपदा है या एक ऐसा आपदा है जो बिन सोचा समझा हुआ आपदा है, आप इसे कह सकते हैं, इसे कोई नहीं रोक सकता है, ये आया है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में सरकार की आर्थिक नीति या सरकार की कार्य क्षमता निकल के सामने आती है, उनकी विशेषता क्या है, सरकार की काम करने की क्षमता कैसी है। हमने स्वास्थ्य के हिसाब से लोगों में यह न फैले इसके लिए लॉकडाउन किया गया, लेकिन आपने देखा होगा कि WHO के अध्यक्ष ने भी कहा है कि लॉकडाउन ही एक आपका पूरी तरह से इस बीमारी से लड़ने का तरीका नहीं है, इसके लिए और भी उपाय करने होंगे। हमने जो किट्स मंगाया था चाइना से वो रिजेक्ट हो गया, पीपी किट्स रिजेक्ट हो गया, आपका टेस्टिंग पर इस पर इफेक्ट पड़ रहा है। कई राज्य पूरी तरह से तैयार नहीं है,
आप देखेंगे कि जो बिहार के छात्र जो फंसे हुए दूसरे राज्य में, बिहार सरकार उसे अपने वहाँ ले जाने के लिए कहीं भी तत्पर नहीं है। अभी आप कह रहे थे कि असम में छात्रों को लाया गया है, सही है, असम में कोटा से या दूसरे राज्यों से जो छात्र फंसे हुए थे उन्हें लाया गया है, लेकिन एक एक छात्र से 7-7 हज़ार रुपये तक टिकट के रूप में वसूला गया है, चार्ज लिया गया है। लेकिन जो दैनिक मजदूर हैं, जिनके पास ये पैसा नहीं है, वो इस तरह 7-7 हज़ार रुपया पर हेड दे पाना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है। तो ऐसे लोगों को सरकार अपने खर्चा पर लेके आना चाहिए। अभी आपने कृषि क्षेत्र में कहा, अभी गुप्ता जी ने भी कहा, और हम सब मानते हैं कि भारत कृषि प्रधान राष्ट्र है, यहाँ कृषि को मैंने प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कम से कम ग्रामीण अंचल में ऐसा होगा कि कृषि प्रधानता से लोगों की जो इनकम है वो बढ़ेगा। लेकिन आप देखते होंगे कि हमारे पास असम में ही 90,000 टन माल स्टोरेज करने का जो कोल्ड स्टोरेज है, जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसका आप असम एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के जरिए हो, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जरिए था या सीड कॉर्पोरेशन के जरिए, जैसे भी था, सरकार चाहती तो जो किसानों के खेत में फसल सड़ गया, खराब हो गया, उसको वहां से लेकर उस कोल्ड स्टोरेज में स्टोरेज कर सकता था सरकार, जिससे सड़ने से पहले जी हाँ बिल्कुल, जिससे सरकार की व्यवस्था की जा सकती थी। कृषि जोशी विभाग जी में अभी हमारे जो साथ बांटा जुड़े है, हुए हैं, जोशी से मैं सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे बाहर से छात्रों को लाया गया है, गुवाहाटी से भी 450 के करीब जो है लोग हैं राजस्थान के, उनको 18 या 19 बसेस में भेजने की योजना है, और अभी वो लोग भरलुमुख में हैं। सभी व्यवस्थाएं की जा रही है, तो निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल है, वो भी हम आपको कार्यक्रम में उस पर भी चर्चा करेंगे। जोशी जी, मैं संक्षेप में, ब्रेक का टाइम हो चुका है, आपसे यह जानना चाहता हूँ, ये आम लोगों के बस की बात नहीं है समझना। सरकारी योजना, जो योजनाएं बनाई जाती हैं, विद्वान लोग बनाते हैं, कागज़ में रोड मैप तैयार किए जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा इसका विभाग में इसको पास कराने के लिए भेजा जाता है। क्या आपको कहीं नहीं लगता है कि संकट की घड़ी में इसको एकदम सरल करना चाहिए, सटीक करना चाहिए, ताकि ज़मीनी स्तर पे, ग्रास रूट पे लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे और दिखे भी? मैंने जैसे कहा कि भाई अभी जो रेस्ट्रिक्शंस हैं हमारे यहाँ, हर चीज़ को आप ऐसे नहीं कर सकते, इस तरह की पॉलिसी, इस तरह के कानून है कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। अभी समय आ गया कि आप इस तरह की छूट दो कि आप सब कुछ कर सकते हो, और आप अपने आदमियों पे, चाहे वो व्यापारी हो, उद्योगपति हो या मजदूर हो, आप उन पे विश्वास करिए, यू रिपोज योर कॉन्फिडेंस इन देम, और उनको थोड़ा छूट दीजिए, उनको दिखाने दीजिए कि उनकी क्या क्षमता है। इसके अंदर में देखिए, एक सजेशन यहाँ तक है कि ऐसे में अपने अभी सब कुछ एक तरह से चौपट हो गया। एक सजेशन किसी का है कि भाई अगर इस समय हम लोग एक बार इनकम टैक्स को अलग कर दें, उसकी जगह उसका कोई एक विकल्प है कि भाई वो चाहे बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स हो, कैश ट्रांजैक्शन टैक्स हो, एक माने सुविधा के हिसाब से, सरलीकरण के हिसाब से। दूसरे कुछ रिफॉर्म्स है वो ऐसे नहीं कर पाते, अभी कर पाते हैं, जैसे लेबर है, हमने पिछले 6 साल में लेबर फ्रंट पे कोई रिफॉर्म वर्चुअली नहीं कर पाए, लैंड रिफॉर्म वर्चुअली नहीं कर पाए। तो ये कुछ एरिया है, बैंकिंग रिफॉर्म्स जैसे थे, बिकॉज ऑफ कई कारणों से हम लोग बढ़े हैं, उसको एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन वो भी एक बड़ी चिंता की बात है। अभी एक पूरे समग्र रूप से हम देख के करें, और अपने आदमियों पर हम लोग अगर विश्वास छोड़ें कि धीरे आप उनको परफॉर्म करने दीजिए, उनको आज़ादी दीजिए, तो आप देखिए कैलिब्रेटेड अप्रोच में हम लोग काबिल हैं इसके। आप विश्वास करिए, सरकार को करना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को करना चाहिए, सबको मिलकर हम लोग एड्रेस करें, तो देखिए हम लोग में एक जो भारतीयता वाला जो एलिमेंट है वो बहुत बड़ा एलिमेंट है, उसको इनकेस करने की जरूरत है। अगर आप विश्वास करोगे, हर आदमी परफॉर्म करेगा। तो इस वक्त विश्वास सबसे बड़ी बात बनी हुई है, सरकार को सब पे विश्वास करना होगा। कोरोना संक्रमण के खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं, और इस जंग में सरकार के साथ जो जनता पूरा सहयोग कर रही है, लेकिन धीरे धीरे आर्थिक स्थिति की बात सामने आई है। हो सकता है अगर लंबा चला तो एक भयानक आर्थिक मंदी की ओर देश बढ़ेगा, और राज्य सरकारें भी इससे अछूती नहीं रहेंगी, क्योंकि सब जुड़ी हुई बात है। जुड़े हैं इस वक्त हमारे साथ लखीमपुर से जीतूमणि न्योग। जीतूमणि, कार्यक्रम में शुरू करूं और ब्रेक के बाद आपसे जुड़ा हूं मैं। आपसे मैं सवाल करना चाहता हूं कि वहां से एक न्यूज़ आई है कि एक व्यापारी जो है वो चावल के साथ या जो भी खाद्य सामग्रियां थी उसके अंदर में गुटखा वगैरह कुछ ऐसे तस्करी की जा रही थी, जिस पर बैन लगा हुआ है। हाँ, बस देखा गया है, ये एक बड़ा न्यूज़ है, क्योंकि जो सामान है, जो ज़रूरत की सामान है, वो अरुणाचल भेजने वाला था। वहाँ पे चावल, दाल, इस तरह का सामान था, और वहाँ पे ही गुटखा का जो पैकेट ये सब मिला, और एक गोदाम में मिला।
मैं इसलिए मेरा साथ वो बिजनेसमैन है जिसके जो इसमें विटनेस था, जो सब कुछ देख रहा था। इसमें कौन है, कैसे ये सब हुआ, हम उनसे जानने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इस वक्त सबसे बड़ा खबर है। क्योंकि जिस समय गुटखा पूरा बंद है, तो इस समय गुटखा का जो उसका व्यवसाय के लिए जो ये बैकडोर का जो पॉलिसी क्या है, कुछ ऐसे लोगों ने, उन लोगों के बारे में जानने के लिए हम कोशिश करेंगे। मैं आपके पास आ रहा हूँ, स्वागतम है इस शो के लिए। तो किस तरह से ये हुआ, किस तरह से साउल के गाड़ी में गुटखा आ गया? हम लोग का माल उठ रहा है, गला माल का, हम लोग गला माल का माल उठा रहा है। उसमें बाहर से गोविंद स्टोर बोल के है, वो ठेला में से 2 ठेला माल भेजा। हमको मालूम नहीं है कि ये माल आ रहा है, हमारा माल उठ रहा है। उसमें बाद में मालूम चला कि इसमें गुटखा और सिगरेट विगरेट ये टुबाको आइटम है। हम लोग तो टुबाको आइटम कौन बेचता ही नहीं है, हम लोग बिक्री भी नहीं करता है। मालूम पड़ा तब हम हाथों हाथ पुलिस आया रहा, तो भी उनको बोल दिया भाई ये माल है, ये आप उतार लीजिए। इसको समझे, मालिक को बुला दिया, मालिक को समझा दिया। ये कहाँ जाने वाला था वो गुटखा जो? ये अरुणाचल जाने वाला है, जीरो में। हाँ, साउल के बीच चावल मैंने उसका और भी माल था, तो चावल गला माल था मेरे से, दूसरे से किसी से नमकीन था, बिस्कुट था और था, उसके बीच वो घुसा। हाँ वो लेके आया रहा उसको। हमको बाद में मालूम पड़ा, हम पुलिस को समझा दिया, ये लीजिए माल आप, ये उस मालिक को भी बुला दिया, इसको पकड़ लीजिए, आप जो भी करना है आप कीजिए। अभी एक को अरेस्ट किया गया है। हाँ उसको वो जो बिजनेसमैन है वो उसका वही कहना है, क्योंकि ऐसा कोई जो हमारा पास जो अभी तक सबूत है, जो अभी तक हमारे पास जो आया है इंफॉर्मेशन पुलिस से, तो दीपक महतो, जिसका नाम गोविंद महतो को अभी अरेस्ट किया गया है। उसको उसका वो जो पूरा उनके वो जो इन्वेस्टिगेशन शुरू है। तो इस वक्त यही कह सकते हैं, क्योंकि लखीमपुर में जो घुटला हुआ है, इसमें कौन कौन बिजनेसमैन हैं उसका पूरा पुलिस छानबीन कर रहा है। और इसमें जो जिसका नाम आया है, जिसको अभी अरेस्ट किया गया है, रंगे हाथों जिसको पकड़ लिया गया है, जो गोविंद महतो, उसके ऊपर कार्रवाई होगा। और जो ट्रक था जिसमें लूटिंग हो रहा था, वो ट्रक भी जब्त कर लिया है लखीमपुर पुलिस। जितुमणि, ये आप जैसा बता रहे हैं कि वहाँ से भी अरुणाचल प्रदेश के लिए भी सामग्रियाँ जाती है, असम से होकर, लखीमपुर से होकर अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में, तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि इससे पहले भी इस तरह से स्मगलिंग ही कहेंगे, निषिद्ध चीज़ों को जब ले जाया जा रहा है, तस्करी की गई होगी, हड़बड़ा जैसे असमिया कहते हैं, ऐसे छुपा किया गया होगा। निश्चित तौर पर पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन आपके एरिया में इस बात से भी एक खौफ का माहौल है कि वहाँ जो है सुअर, पिग की मौत हो रही है, और कृषि मंत्री ने कहा था कि ये चीन के तिब्बत प्रांत से मृत सुअर को, जो इन्फेक्टेड सुअर है, उसको बहाया गया था, जिसकी वजह से असम में भयानक तस्वीरें हो रही। तो फिलहाल वहाँ की स्थिति कैसी है, क्या जांच की व्यवस्था की जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जो सुअर का मौत है, इसमें हम भी गया था वहाँ पे, जहाँ रंगा नदी में, ये सुबनसिरी में सुअर का बहुत सारा सुअर का वो जो डेड बॉडी है उन लोगों का, और देखा गया है वहाँ पे सुअर का डेड बॉडी। मगर ये जो हो रहा है, इसमें जो अभी तक असम गवर्नमेंट ने अभी तक पूरा स्पष्ट नहीं किया है। फिर भी हमारा साथ एक पूर्वांचल प्रहरी का पत्रकार है, हम उनके पास जाएंगे। तो आपसे हम पूछते हैं, ये जो सुअर का मौत हो रहा है अभी, वो जो सीन से आ रहा है ऐसे बोल रहा है, तो इसमें क्या आप लोग को क्या मिला है? इसमें हम लोगों को मिलने को क्या मिला है, लगभग सैकड़ों सुअर नदी के अंदर बह रहे हैं, जिससे सब लोगों के मन में आतंक सृष्टि हो रहा है स्वाइन फ्लू का। और जिस नदी से वो पानी पी रहे हैं, रंगा नदी, जिस नदी से वो अपनी जीविका कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है उसी नदी के अंदर मृत सुअरों की लाशें मिली है सैकड़ों की तादाद में। उन्हीं सुअरों की लाशों को आज लखीमपुर जिला प्रशासन गड्ढे, नदी के किनारे ही गड्ढे खोद करके उन्हें दफनाने की जो प्रयत्न कर रहे हैं, उस दफनाने की वजह से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आतंक सृष्टि है कि क्या इससे भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई बड़ी बीमारी या स्वाइन फ्लू जैसे किसी भी प्रकार के रोग से आक्रांतित ना हो जाए। और सबसे बड़े जिला प्रशासन को पूछने पर भी यही बता रहे हैं कि भूटान से अभी तक उनके पास चाइना से इस प्रकार की अभी किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं है कि किस प्रकार आए हुए हैं, क्या है, कहाँ से आए हैं, उसकी अभी तक किसी भी व्यक्ति को, लोकल व्यक्ति को, किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये सुअर किस प्रकार मरे हैं, किस वजह से मरे हैं, कहाँ से आए हैं। जितुमणि, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, हमारे पास समय की कमी है। सैकड़ों मजदूर जो है आपके इलाके से, हजारों लोग बाहरी राज्यों में काम कर रहे हैं। हमने इस कार्यक्रम के शुरुआत में दिखाया था कि
गुजरात, आंध्र प्रदेश और अलग अलग इलाकों में। तो आपके पास क्या सूचना है जो ऐसे लोग बाहर फंसे हुए आपके इलाके के युवक और आना चाहते हैं लेकिन उनको कुछ साधन नहीं मिल रहा है, तो ऐसा कोई न्यूज़ है आपके पास? देखिए अभी आसाम गवर्नमेंट जो उन लोगों का जो वेबसाइट है और इसी देखा गया है जो हेल्थ मिनिस्टर है हिमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने ये भी घोषणा किया था कि लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में का ही 10,000 से ज़्यादा ऐसा लोग हैं जो बाहर में काम करते हैं, जो बाहर का कंपनी में अलग अलग कंपनी में काम करते हैं, वहाँ ही रहते हैं। उन लोग वहाँ से बहुत सारे लोग, क्योंकि कंपनी अभी बंद है, वहाँ पे कारखाना वगैरह सब बंद है, वो लोग फिर लौट के लखीमपुर आने के लिए वो लोग वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो 104 में। मगर ऐसा एक हालत है यहाँ पे जो घर घर में जिसका पूरा उन लोगों का रोजी रोटी का सब वो डिपेंड करता है उन लोगों के ऊपर जो बाहर रहते हैं, उन लोगों का जो हालत है ख़राब हो गया है। इसलिए देखा गया है ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों के लिए बहुत सहायता वो पहुँच रहा है, मगर फिर भी बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है ऐसा जो अपने अपने ऐसे काम कर रहा है जिससे उन लोगों को पूरी तरह से सहाय मिल रहा है। जी जीतू मनी, हम इन जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी कार्यक्रम में और न्यूज़ में आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए प्रसेनजीत विश्वास, प्राध्यापक है एनयू के। प्रसेनजीत, आर्थिक स्थिति जो है देश की आने वाले दिनों में कैसी होगी आप समझ सकते हैं? थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। इकोनॉमिक कंडीशन क्या होने वाला है? इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा करने के लिए, बाजार में मंदा का स्थिति को रोकने के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ी स्टिमुलाई पैकेज अभी तुरंत घोषणा कर देना चाहिए। हमारे बणिक सभा ने बताया कि 3 लाख करोड़ का एक स्टिमुलाई पैकेज चाहिए, लेकिन वो नहीं करके सरकार ने कुछ लोग का ऋण मकुब कर दिया 68,000 करोड़ का। जो जरूरी है कि स्टिमुलाई पैकेज इंडस्ट्री को देना है, ये लोन के हिसाब से भी दे सकता है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो रिजर्व बैंक ने करने का चक्कर कर रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं होने के कारण बाजार में आज लॉकडाउन की स्थिति के कारण जो मंदा चल रहा है वो और काफी लंबा समय तक चलते रहेगा। जो आगे भी बताया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ जाएगा और साथ में जो प्रोडक्शन हमारे इकोनॉमी में होता था और उसमें भी बहुत सारा घाटा हो जाएगा। तो प्रोडक्शन का घाटा और अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए एक बड़ी स्टिमुलाई पैकेज सरकार को घोषणा करना पड़ेगा। इसके बाद देश का कोने कोने में जो हंगर, दुर्भिक्ष या महामारी का साथ मिलकर जो एक भयानक अवस्था पैदा हुआ गरीब लोगों के लिए, उन लोगों के पास खाना सही ढंग से पहुंचाना है, उन लोगों के पास चावल, गम, आटा जो जरूरी चीजें हैं सब एकदम बिना मूल्य में घर घर में पहुंचाना सरकार की बहुत जरूरी काम है। और वो करने के लिए जो पैसा चाहिए वो सरकार का बजटेड मनी में भी है। और साथ में नरेगा का काम को चालू करना है, छोटे छोटे दुकान को चालू करना है, प्रोडक्शन और सप्लाई चेन को फिर एक साथ बनाना है। ये सब करने के लिए जो करना है लोकल लेवल पे सरकार को करना चाहिए। विजय गुप्ता नहीं करने से जी हाँ, मैं आपके पास आऊंगा। विजय गुप्ता, चेयरमैन असम फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करना है, करना होगा, 37-38 दिन बीत गए, क्या कहेंगे? देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहले तो मैं फूड की बात कर दूं कि फूड तो देखिए सरप्लस है, 58.5 मिलियन राइस का स्टॉक है एफसीआई के पास में, और रबी की फसल आई है, इसलिए बहुत ज़्यादा उसके ऊपर चिंता का विषय नहीं है। लेकिन जो चिंता का विषय है वो इकोनॉमी है। जैसा कि हमारे जोशी साहब ने जो कह रहे थे कि अभी ये जो हमारी इकोनॉमी रूपी जहाज़ जो है मझधार में फंसी हुई है, लेकिन इसको ऐसे जगह बेटर प्लेस पे हम ले जा सकते हैं। शर्त उन्होंने कही एक ही बात, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि आउट ऑफ बॉक्स जाना है हमें, और साथ साथ उन्होंने जोड़ा कि लैंड रिफॉर्म और लेबर रिफॉर्म की आवश्यकता है। आउट ऑफ बॉक्स की बात मैं अगर करूं तो देखिए, आज जैसे आउट ऑफ बॉक्स में आज बोरोइंग्स जो है, स्टेट को बोरोइंग्स अलाउ करना चाहिए, जो है रिलैक्स करना चाहिए एफआरबीएम जो नॉर्म्स है, एफआरबीएम नाम करके अगर अलाउ कर दे हायर बोरोइंग तो उससे काम होगा। दूसरी एक बात मैं कर रहा हूं कि अलाउइंग सीएसआर डोनेशन टू द चीफ मिनिस्टर फंड, अगर इसके अलाउ कर दे तो आपको एक फंड मिल जाएगा। अभी हमारे मित्र एनरेगा की बात कर रहे थे तो कट डाउन था 16,570 करोड़ रुपया, अगर उसको भी इमीडिएट अगर हम ये करें, लोडेड करें, तो उससे एक हमें रकम मिलेगी। और मैं आपको 2-3 चीज़ बताना चाहता हूं कि एक बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शंस जो है कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बार बार जो है हमारे उन्होंने कहा था, संतोष गंगवार ने, कि ये पैसा जो है एडवाइस किया था सभी स्टेट को कि 52,000 करोड़ एक्यूमुलेटेड है अंडर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शंस वर्क्स, वो सेस का है। ये पैसा भी हम चाहें तो 52,000 करोड़ रिलीज कर सकते हैं, फेज वाइज में करना पड़ेगा। अनक्लेम्ड प्रोविडेंट फंड जो कि 40,865 करोड़ रुपया है, वो अनक्लेम्ड ईपी है।
इसको भी हम रिलीज़ कर सकते हैं। इस तरीके से एक और फंड की मैं बात करूं, दैट इज़ CSF एंड GRE। CSF होता है आपको कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड, माने स्टेट गवर्नमेंट के पैसा जो है रखा जाता है RBI के साथ में इमरजेंसी में काम करे, तो 1,28,000 करोड़ रुपया जो है सिंकिंग CSF फंड में है। GRP में 7,346 करोड़ है, ये दोनों को मिला दें तो 1,35,444 करोड़ रुपया ये है। तो इस तरीके से अनयूटिलाइज मिनरल डेवलपमेंट फंड में हम देख रहे हैं 35,925 करोड़ रुपया है। इस तरीके से टोटल अगर हम इसको फेज वाइज में भी अगर रिलीज करते हैं तो जो आज 4 लाख के आसपास मांगा जा रहा है कि भाई 3 लाख का हमको फिजिकल जो है एक पैकेज चाहिए, फिजिकल पैकेज 3 लाख का हो या 4 लाख का हो, ये हम पैसा कैसे लेके आएंगे? आज जैसे जीएसटी स्टेट को रिलीज करना चाहिए, हेल्थ इमरजेंसी के लिए 15,000 करोड़ हम दे तो भी हो सकता है, प्रधानमंत्री का जो भी फंड हमने जनरेट किया है 68,000 करोड़ वो भी देंगे। तो अब टोटल मिला के देखते हैं तो बहुत पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। किंतु एक बात जरूर है कि जैसा कि अर्थशास्त्री भी कह रहे हैं, इंडस्ट्रीज भी कह रहे हैं, ट्रेडर्स भी कह रहे हैं कि आज जो लॉसेज हैं रीपेमेंट ऑफ द लोन्स 6 मंथ हमारा डिमांड है, बिजनेसमैन भी डिमांड कर रहे हैं कि 6 महीने का इंटरेस्ट फ्री मोरेटोरियम देना चाहिए और जो कि स्टेट गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन बोर्ड को भी जाना चाहिए। आप जैसे MSME में हम जो परचेज करते हैं वो 25% से 50% करें। इकोनॉमिकल पैकेज और ट्रेडर्स और इंडस्ट्री को देखिए, आज यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में $349 बिलियन का सैलरी पेमेंट के लिए रिलीज किया गया। तो गवर्नमेंट को सैलरी पेमेंट के लिए भी अगर रिलीज किया जाए तो एक सुविधा मिलेगी। GST कंपनसेशन स्टेटों को जो होता है 5 साल से 10 साल के अगर हो तो उससे भी हमें कुछ सुविधा मिलेगी। सब्सिडी हमें चाहिए, ट्रेडर्स को भी सब्सिडी चाहिए, इतना दिन तक सब्सिडी हम दूसरे तरफ दे रहे थे, लेकिन ट्रेड और इंडस्ट्रीज को भी सब्सिडी चाहिए फर्दर इंडस्ट्री। कंपनीज के बड़े बड़े CEO हैं जिसका कि वेतन जो है 3 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ है, तो ऐसे जो कंपनियों के हाई प्रोफाइल के जो ये वेतनधारी है 1 करोड़ से जिसका ज़्यादा है उसके ऊपर कम से कम 40% इनकम टैक्स लेना चाहिए। और सेस भी अगर जान लीजिए 1 करोड़ 2 करोड़ से जिसका ज़्यादा इनकम है उसके ऊपर में भी हम सेस लगाएं और CSR फंड को मोबिलाइज करें तो कोविड रिलीफ में हम काफ़ी ये कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये सारे चीज़ अगर हम करें, और जैसा कि जोशी जी ने कहा कि दिस इज़ द हाई टाइम कि हम अगर चाहें तो अपने इकोनॉमी को बहुत बेटर प्लेस में ले जा सकते हैं। हमारे सामने अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसके लिए कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट द पब्लिक एज वेल एज द ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड्स। और आप जैसा विजय जी कह रहे हैं कि फंड की कमी नहीं है, एक तरह से कहें कि पैसे की कमी नहीं है, लेकिन लोग बहुत मुश्किल में भी है। गुप्ता जी कह रहे हैं कि फंड की पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आपने लॉस है 7-8 लाख का लॉस हुआ। आज हमारे पास प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, गुप्ता जी भी कह रहे हैं कि हमारे पास फूड्स की कमी नहीं है, हमारे पास राशन है और अभी आने वाला दिन में भी पेडी का उत्पादन होगा, हमारे पास होगा, लेकिन ये राशन लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो हमारे पास क्या है, उससे ज़्यादा ये है कि हमारे पास जो है उस संसाधन को हम सही तरीके से लोगों तक पहुँचाएं। गुप्ता जी कह रहे हैं कि हमारे पास फंड की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारे कर्मचारी सरकारी हैं उनका जो महंगाई भत्ता है हम काट रहे हैं। 38,000 करोड़ रुपया सरकार को इससे फ़ायदा है, लेकिन वहीं 1,10,000 करोड़ का जो बुलेट ट्रेन का बजट है जो अहमदाबाद से बम्बई के बीच चलेगी उसमें हम किसी तरह का कोई कर्तन नहीं कर रहे हैं। 20,000 करोड़ का दिल्ली एक्सटेंशन जो आपका राजधानी का एक्सटेंशन पे हम का बजट है उस पर हम कोई कटौती नहीं कर रहे हैं। तो पैसा है, लेकिन पैसा है कहाँ? ये तो तब दिखेगा जब आप आम लोगों के बीच में चले जाएं। पैसा है लेकिन जनधन खाते में 500 रुपया दे रहे हैं, पैसा है लेकिन एक महीना में आपने एक परिवार को 1,000 रुपया दिया है। तो लोगों को आपके पास क्या है उससे फायदा नहीं है। इस विपद परिस्थिति में आज देश को चाहिए, आज सरकार को चाहिए कि वो जनता के साथ खड़ी हो, जनता के साथ गुप्ता जी आप बोले थे, मैं नहीं बोल रहा था। एक सेंटेंस में खत्म कर रहा हूं। देखिए आप जो कह रहे हैं ना उसका उत्तर एक लाइन में जनता के साथ मुंह से खड़े होने से नहीं होगा। सुनिए, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि इकोनॉमी, देखिए आज ये अचानक जो घटना हुई है इसका मतलब नहीं है पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इमीडिएट दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं। पैनिक मत कीजिए लोगों को। 40 दिन हो गया, पैनिक मत कीजिए, ग्रेजुअली होगा। मैं आपको एश्योरेंस देता हूं, चैनल के माध्यम से जनता को हम एश्योरेंस देना चाहते हैं कि ग्रेजुअल वे में बहुत हो गया। एश्योरेंस नहीं, ग्रेजुअल वे में होगा, फेज वाइज में होगा, कैलिब्रेटेड वेज में होगा। कब होगा? ऐसे नहीं होगा, जब लोग भूखमरी फैल जाएगी। भूखमरी कहीं नहीं फैला हुआ है, लोग अभी भी दाने दाने के लिए मोहताज हैं।
आपने अभी आपने सामने देखा कि मजदूर कह रहा है कि 2 दिन 3 दिन के बाद उसके पास खाने का सामान नहीं होगा, नहीं होगा, उसकी व्यवस्था की जाएगी। क्या देखिए की जाएगी। अरे व्यवस्था तो हो रही है, करेंगे। व्यवस्था क्या हो रहा आज है? आपको नहीं दिख रहा ये है। बताइए, नहीं, आप बताइए कि कितनी जो है फूड आज सरकार जो है चावल दे रही है। आज रुपया सबके डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया गया, कितना 500 आपको चावल दिया गया 1000 रुपया। हाँ, तो अब 5 किलो चावल, हमारे कहने का मतलब जिस परिवार में 6 आदमी है, प्रसन्नजीत विश्वास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये 5 किलो कांग्रेस चावल और भाजपा दिया के जाए। जो 1000 रुपया मेंबर दिया हैं, वो जाएगा कह कब? रहे जब हैं लोग कि भूख से मर जाएंगे। सरकार कर रही दे रही है, है सरकार दे और रही है। दवाइयाँ दीजिए। कांग्रेस इसका सरकार अपोज कर रही कोरोना के है। साथ लोगों को आप जो क्या काम- कहेंगे? आज 1000 रुपए दवाइयाँ महीने में दीजिए। और 5-6 किलो चावल दे देने से क्या मुश्किल में फंसे लोगों की जो समस्या है उसका हल हो सकता है? प्रसन्नजीत नहीं, उसमें क्या महीने में 1000 रुपया और 4-5 किलो चावल दे देने से मुश्किल में फंसी जनता जो है उनका समस्या का समाधान हो सकता है? क्या कहेंगे? नहीं, मेरे को पूछ रहे हैं आप, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो पदक्षेप लिया गया है ये बहुत ही कॉस्मेटिक है। इसको सही ढंग से लोगों का पास पहुंचाने का जो काम है, डिलीवरी मैकेनिज्म, वो सरकार को बनाना पड़ेगा। लोगों का पास सही हफ्ता में जो उसका रेशन है, जो सही क्वांटिटी में देना है वो दे दे। वो तो नहीं हो पा रहा है ना, रेशन शॉप फंक्शन नहीं कर रहा है। गांव में, टी गार्डन में, असम में बहुत जगह में रेशन शॉप का कोई फंक्शन अभी हो नहीं रहा है। लोगों का पास बहुत कम खाना पहुंच रहा है। इसके ऊपर सरकार को बहुत कड़ी पदक्षेप लेना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। जोशी जी क्या कहेंगे? एक नागरिक के तौर पर, जोशी जी से पूछ लेता हूँ मैं, एक नागरिक के तौर पर क्या कहेंगे आप? मैं चाहूँगा सबसे बड़ी बात जो करनी चाहिए हम सब लोगों को, वो है कि एक अनुशासित रूप में हम लोग कैसे नॉर्मलसी की तरफ आगे बढ़ें। अभी लोगों को ये लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, इसको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है और इसको नॉर्मलसी लाने में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो किसी तरह हम लोग कम्युनिकेशन चैनल को फेस्ड मैनर में, कैलिब्रेटेड मैनर में, जैसे रेलवे है, अगर हम उसको 1/3 कैपेसिटी में, जैसे एक कोच की कैपेसिटी मान लीजिए 60 है, तो हम लोग उसके अंदर में 20, 25, 30 ऐसे करें कि हम लोग उसमें डिस्टेंस भी मेंटेन करें और एक आवागमन शुरू हो। लोगों को लगना चाहिए कि नहीं हम लोग थोड़ा सा नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक थोड़ा सा एक देखिए, जब हमारा कॉन्फिडेंस इंडेक्स ऊंचा होगा ना, तो धीरे धीरे हम लोग बहुत कुछ सोच पाएंगे। अदरवाइज एक निराशा का वातावरण है, उसको भी ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या है कि इस वातावरण में कुछ जैसे ओवर थिंकिंग में बता रहा हूँ, हम लोग बिजनेस में बोलते हैं भाई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अभी वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एक दूसरे रूप में दीजिए ने। हम लोग सही में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कैसे कर सकते हैं? जो वंचित हैं, जो उपेक्षित हैं, जिनको आवश्यकता है, उनके लिए हम लोग आगे बढ़ें। ऐसा बात नहीं बढ़ रहे हैं लोगों को, और वे हमारे भविष्य के एसेट भी हाँ, एसेट्स भी हैं। हम लोग उनकी तरफ कैसे बढ़ें? और लोग बड़े मन से आगे आना चाहते हैं। आप देखिए, खाली सरकार के बस की बात नहीं, लोग बाग, NGOs, इतने कितने आदमी, उनका हम लोग नोटिस नहीं ले रह पाए हैं, लेकिन वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक चीज़ मैं और कह रहा हूँ, सबको चाहिए कि देखिए थोड़ा सा आशा की किरण, हालांकि वो अभी प्रिडिक्शन है, अगला मानसून का एक प्रिडिक्शन है हमारे जो मौसम विभाग की तरफ से कि ये अगला मानसून एक नॉर्मल मानसून आने वाला है। तो ये अगर ऐसा होता है तो हमारी रूरल इकोनॉमी के अंदर में एक अच्छी खबर है। और रूरल इकोनॉमी देखिए एक इकोनॉमी को बड़ा सपोर्ट करती है। तो कुछ अच्छी चीज़ें भी है, हमारी कुछ इनहेरेंट स्ट्रेंथ भी है, उसको भी हम लोग काम में लेंगे। तो ऐसा निराश होने वाली बात नहीं है। देखिए, अपने को अगर अनुशासित रूप में अब हम लोग आगे बढ़ें और कम्युनिकेशन को किसी तरह रिस्टोर करें। तो आप जैसे बात कर रहे हैं कि देखिए आज बसों से लाना पड़ रहा है, कहाँ से कहाँ लाना पड़ रहा है। रेलवे पूरी तरह पैसेंजर के मामले में पूरी तरह से अभी बंद है जी। उसको एक फेस्ड मैनर में शुरू करें, 1/3 कैपेसिटी में चलाएं। तो इस तरह हम लोग एक क्षेत्र को लेंगे, एविएशन को लेंगे, फिर रोड ट्रांसपोर्ट को लेंगे। अभी हमने गुड्स वगैरह के लिए पाबंदी हटा दी है। अभी भी हम देखते हैं लोग बाग निश्चिंत होकर अपना सामान इधर से उधर नहीं बेच पाते हैं। कई सारे चेक पोस्ट हैं, कई जगह उनको दिक्कतें आ रही है। तो लोगों को ये लगना चाहिए नहीं भाई अभी इस मालाव नहीं है। कुछ ब्लैक शिप्स होते हैं, जैसे आपने लखीमपुर का कुछ बताया कि ऐसे चीज़ है, उनकी जितनी आप उनके ऊपर में स्ट्रॉन्ग केस कर सकते हो, 1-2 एग्जाम्पलरी माने पनिशमेंट उनको मिलना चाहिए। लेकिन पब्लिक एट लार्ज उसके ऊपर में विश्वास करिए, जनता पे विश्वास करिए, व्यापारी पे, उद्योगपति, सारे क्षेत्रों में। और देखिए ब्यूरोक्रेट्स हैं, इतना आप अच्छे ब्यूरोक्रेट्स कितने आप देखिए कितने काम कर रहे हैं। पुलिस के साथ पास में कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, वो अपनी पूरी फेस लिफ्टिंग कर दी। पहले जो पुलिस को सोचते थे कि नहीं पुलिस है, आज पुलिस को कितनी इज्जत से देखते हैं, डॉक्टर्स को कितनी इज्जत से देखते हैं। इसी तो कुल तरह मिला के देखिए आप कह रहे हैं कि एक दूसरे पर विश्वास करना होगा
और ये जो FDI वगैरह इन्वेस्टमेंट किसी भी तरह से आए, चाहे वो प्राइवेट आए, सरकारी आए, बाहर से आए, किसी भी तरह आए, एक आवाज़ में, चाहे वो विपक्ष हो पक्ष हो, हमको उसका स्वागत करना चाहिए कि अभी टाइम है कि इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। जो चाइना से लोग बाग सोच रहे हैं भाई कंपनियां जा रही है, उनको जो चाहिए उनको दीजिए। देखिए अगर आके वो पैसा यहाँ पे लगाता है तो सुविधा देने में क्या दिक्कत है। वो ओवरऑल GDP एग्जाम्पल है, वियतनाम का है, कंबोडिया का है, बांग्लादेश का है, ऐसे ही तो बढ़े हैं, ऐसे ही सब बढ़े हैं। आप वो एकदम ढर्रे पे चलने वाली जो चीज़ है, ट्रेडिशनल वे में सोचने वाली चीज़ है, उसका समय नहीं है। एक बार ट्राई करिए, हम अभी ट्राई करने की पोजीशन में कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है आशंका कोरोना वायरस को लेकर है और सरकार का जो मुख्य बात है वो जनता का विश्वास जितना भी है, क्योंकि विजय गुप्ता जी कह रहे हैं पैसे की कमी नहीं है। रंजीत आप जी इस पे क्या कहेंगे? नहीं, वही कह रहा हूं हमारे कि पास समय की कमी नहीं है, लेकिन बार बार सरकार मतलब पहले कोरोना से पहले भी रिजर्व बैंक के पास जा रही थी। आज सरकार ने अपने कर्मचारियों का जो उनका महंगाई भत्ता था काटा है, वहीं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट थे जिसके पैसे हम काट सकते थे, उसको सरकार ने छुआ भी नहीं है। आज आप निजी क्षेत्रों पर दबाव बना रहे हैं कि आप कर्मचारियों को वेतन दें, आप उनको जहां मदद की जरूरत है, लेकिन उनको मदद पहुंचाने के बजाय रुक जाइए, नहीं, आप शायद गलत उनको मदद देने के बजाय आप सरकार उस पर बोझ डाल रही है। लेकिन सरकार खुद के कर्मचारियों, मैं आपको बताता हूँ, सरकार बोझ नहीं डाल रही आम है, लोगों ये तक चीजों को पहुंचे ना। समझ नहीं पा रहे हैं। रंजीत जी मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ, सुनिए एक मिनट कागज में मत समझिए, सुनिए। हकीकत में समझिए। आप जो है डियरेंस अलाउंस की, जो एडिशनल डियरेंस अलाउंस की बात कर रहे हैं, पे कहीं कोई कटौती नहीं हो रही है। मैं आपको देखिए, आज जोशी जी ने बात कहा, आप सुनिए, आज कांग्रेस और ये बीजेपी की बात नहीं है, देश जो है ये जो है बहुत ही संकट के दौर से गुजर रहा है। सुनिए, आज तक स्वास्थ्य, मेरी बात आज स्वास्थ्य के मुद्दे पे काम हो रही थी। देखिए अभी तक क्या था, लोगों की जान की बात हो रही थी, अब समय आ गया है कि हम जहान के बारे में भी सोचें। अब हम इकोनॉमिक लाइन में जैसा कि आपने कहा कि रेल में 30% उस तरीके से हमको जाना पड़ेगा, सबका साथ देना जाएगा, विपक्ष का साथ चाहिए। ऐसा नहीं है एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आपको समय ये है कि साथ मिलकर इस लड़ाई को जीता सरकार का जाए। साथ दीजिए, आप सरकार का साथ देना होगा, जनता पर सरकार को भी विश्वास करना होगा, राजनीतिक पार्टियों को जनता को भड़काइए मत, सरकार का साथ राजनीतिक पार्टियों को एकजुटता दिखानी होगी। जनता का मदद करना हम एक महामारी से गुजर रहे हैं और सरकार का दायित्व इस वक्त एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की जगह एकजुटता दिखानी होगी, तभी हम इस महामारी से उबर सकते हैं। और बेहद जरूरी है कि आर्थिक संकट से उबरने के लिए आज तक जो सरकार गलतियां करती आई है उसमें सुधार करे और सबको साथ लेकर चले, क्योंकि सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। मुद्दा में इतना ही, धन्यवाद।